जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश निरंजनी, योर इकोनॉमिक्स मेंटोर। बच्चों कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्लानिंग इन इंडिया का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे के जितने भी प्लान्स बचे हैं, लाइक कि हमने 5 ईयर प्लान्स के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान को प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम थर्ड 5 ईयर प्लान से लेके हमारा जो लास्ट 12th 5 ईयर प्लान है उसको प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे। हम वो सारे इवेंट्स भी देखेंगे जो इन प्लान्स के बीच में हुए थे। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान ये हमेशा से ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो यहां पर इन सारे प्लान्स को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फिजिक्स वाला ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आपको सिर्फ फिजिक्स प्ले स्टोर पर जाकर पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करते ही जैसे ही आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको शक्ति बैच का लोगो दिख जाएगा। आप पीडब्ल्यू ऐप को ओपन करते ही शक्ति बैच के लोगो के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन है। आप जैसे ही बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप शक्ति बैच के लिए वहां पर सब्सक्राइब हो जाएंगे। शक्ति बैच पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सेकंड 5 ईयर प्लान तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करते हैं और 12th 5 ईयर प्लान के ऊपर इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा क्या था। देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर बात की जाए, इसके मैं ईयर की बात करूं तो 1961 से लेकर 1966 तक हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान चला था। और इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान माना जाता है, क्योंकि इस प्लान के अंदर बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए थे जिसके थ्रू इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई थी। दैट्स व्हाई इस प्लान को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जब देश में थर्ड 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया तो देश के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। और यहां पर हमने इसी 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे 2 प्रधानमंत्रियों को खोया भी है। और इसी प्लान के अंदर बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई थी, जिसके बाद हमें एक प्लान हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा था। चलिए इस प्लान को प्रॉपरली समझने की थर्ड 5 ईयर प्लान था क्या। देखिए, अगर इंप्लीमेंटेशन ईयर की बात की जाए तो 1961 से लेकर 1966 तक थर्ड 5 ईयर प्लान को बनाया गया था। दैट मींस 5 साल के लिए इस प्लान को बनाया गया था। यहां पर अगर बात की जाए कि किसने इस प्लान को बनाया था तो एस चक्रवर्ती, इनका नाम याद रखिएगा, एस चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैंडी, इन्होंने इस प्लान का ढांचा तैयार किया था। यह बात याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा गॉडगिल, इस प्लान को गॉडगिल प्लान भी कहा जाता है, जो कि डॉक्टर D.R. गॉडगिल के नाम पे रखा गया है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा प्लान जिसे गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, किस 5 ईयर प्लान को गॉडगिल प्लान के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसे गॉडगिल योजना के नाम से या गॉडगिल प्लान के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्योंकि प्लानिंग के अंदर कई बार क्या होता है कि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अलग ही होता है। तो यहां पर अगर प्लानिंग की मैं बात करूं टॉपिक की, तो फैक्चुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट यहां पर एनडीए का पूछना हमेशा से बनता ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगर टारगेट की बात की जाए, पहले प्लान के अंदर हमारा जो टारगेट था वो क्या था, आपको याद होगा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। ये पहले प्लान के अंदर हमारा टारगेट था। सेकंड प्लान के अंदर हमारा टारगेट हो गया था कि हमें देश में हैवी इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ाना है। दैट मींस जो भारी उद्योग होते हैं उसे ज्यादा बढ़ाना है। बट थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर अगर मैं टारगेट की बात करूं तो यहां पर एक बैलेंस रखा गया था। बैलेंस क्या था कि आपको एग्रीकल्चर को तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ आपको हैवी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा देना है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था हमारा वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस की अगर बात की जाए तो आत्मनिर्भर बनना, फूड के मामले में, ग्रेन्स के मामले में, अदर कमोडिटीज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। क्योंकि यहां पर हो यह रहा था कि देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ तो हो रही है, बट आज भी या उस टाइम पे भी अगर मैं बात करूं तो हमारा देश बहुत सारी कमोडिटीज के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट था। तो हमारे देश की जो इनकम थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा किसमें जा रहा था, इंपोर्ट करने में जा रहा था। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान परचेस करते हैं तो ऑब्वियसली चीज है कि आपको उसके बदले में बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम अगर ग्रो हो भी रही थी तो यहां पर हो क्या रहा है कि बाहर से चीजें इंपोर्ट करने के कारण हमें बहुत ज्यादा पेमेंट वहां पर करना पड़ रहा था।
तो दैट्स वाई यहां पर क्या है, टारगेट रखा गया था मेजरली सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का। नेक्स्ट यहां पर जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को बढ़ावा देने की यहां पर बात की गई है कि देश के अंदर आपको एग्रीकल्चर को तो बढ़ावा देना ही है, कृषि को तो बढ़ावा देना ही है, साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना। एक बैलेंस रखा गया था कि किसी को ज्यादा किसी को कम की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर दोनों को एक्चुअली इक्वल बढ़ावा देना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देने की यहां पर बात की गई थी, क्योंकि समझ में आ गया था कि अगर सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ओवरऑल इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं कर सकती। एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश को फूड सफिशिएंट बनाना है, ताकि देश को एटलीस्ट फूड के लिए बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। इंडस्ट्री जरूरी इसलिए है कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, देश के अंदर बेरोजगारी को दूर करना था, पॉवर्टी को हटाना है, तो इसके लिए इंडस्ट्रीज का इंप्लीमेंट करना या इंडस्ट्रीज को बनाना बहुत ही ज्यादा यहां पर जरूरी हो गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, द मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान टू मेक इकोनॉमी इंडिपेंडेंट, जैसा कि हमने बात करी है अभी, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट, देश की इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना। अभी आप देख रहे होंगे हमारे देश में जो अभियान चल रहा है कोविड के बाद या कोविड के पहले ही अगर मैं बात करूं, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अदर कमोडिटीज के लिए, तो वो कंट्री डेवलप होते हुए भी अपना बहुत सारा जो पैसा है, अपनी बहुत सारा जो फॉरेन मनी है, वो कहां दे देती है, उन कंट्रीज से जो गुड्स इंपोर्ट कर रही है उसके बदले वहां पर पेमेंट कर देती है। तो यहां पर हर कंट्री के लिए जरूरी है कि वो आत्मनिर्भर बने। आज अगर हम हमारे देश की बात करें तो आज भी बहुत सारी चीजों के लिए हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही हो सकता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कोविड-19 सिचुएशन के बाद जब देश में लॉकडाउन लग गया था, देश के अंदर आने वाली जो इंपोर्ट होने वाली चीजें थी उन पे रोक लग गई थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। उस टाइम आपने देखा होगा कि प्राइसेस सडनली उन चीजों के बहुत ज्यादा बढ़ गए थे जिनका प्रोडक्शन देश में नहीं होता है। जैसे कि पीपीई किट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जो पीपीई किट थी कोविड के बाद वो काफी महंगी मिलने लगी थी। उसके बाद जैसे देश में पीपीई किट का प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन के बाद देश में पीपीई किट की जो कीमत है वो काफी कम हो गई थी। तो देखिए यही फायदा होता है, आप अगर देश के अंदर ही कोई चीज बनाते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि बाहर से आपको वो चीज मंगवानी नहीं पड़ रही है। और यही चीज और यही टारगेट हमारे किसके अंदर भी था, थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर भी था। पीएम कौन है यहां पर, जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए यहां पर टारगेट तो रखा गया था, बहुत अच्छी बात कह रही थी, बहुत सारे प्लान जो है वो बहुत सही तरीके से जा रहा था। हमने जो टारगेट रखा था ग्रोथ रेट का, वो रखा है 5.6%, कि हमारी जो ग्रोथ रेट होगी 5 साल के बाद, हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा, 5.6% होगा। बट एक्चुअली यहां पर क्या हुआ, देखिए एक्चुअली ग्रोथ रेट की बात करें, एक्चुअली हमने अचीव करा केवल और केवल 2.4%, केवल 2.4% ही हम यहां पर अचीव कर पाए हैं। अब ऐसे क्या रीजन रहे कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और ये पहला प्लान था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेल डिक्लेयर किया था कि हां ये प्लान फेल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मेजर इवेंट्स इसके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। दैट्स व्हाई थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि रीजन ऑफ फेलियर क्या थे यहां पर। पहले रीजन की बात की जाए तो 1962 का इंडो चाइना वॉर, भारत और चाइना का वॉर, जैसा कि हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी वाले लेक्चर में, मैंने डिटेल में बताया था कि क्या कंडीशंस थी, कैसे नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। तो पहला रीजन यहां पर हो गया था इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। देखिए देश के अंदर जब भी कोई वॉर होता है, जब भी लड़ाई होती है, इस चीज से फर्क कभी नहीं पड़ता है बच्चों की कौन सा देश जीत रहा है, कौन सा देश हार रहा है। कोई भी देश जीते, कोई भी देश हारे, बट दोनों देशों की इकोनॉमी जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इकोनॉमी जो है या वॉर जो है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट उस देश के रिसोर्सेस के ऊपर पड़ता है, नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर पड़ता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस के ऊपर पड़ता है और ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर भी पड़ता है। तो अगर आप वॉर को जीत भी रहे हैं तब भी इकोनॉमिकली तो आप हार ही जाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे वॉर्स हमने लड़े हैं, बहुत सारे वॉर्स हम जीते हैं, बट होता क्या है कि जब भी आप वॉर लड़ते हैं, लड़ाई लड़ी जाती है, जंग लड़ी जाती है, तो फाइनेंशियली देश काफी वीक हो जाता है। आप सभी समझते हैं, आप सभी एनडीए के एस्पिरेंट हैं कि जो आर्सनल्स होते हैं, जो हमारा असला होता है, हथियार जो होते हैं, उनको खरीदने में कितना ज्यादा पैसा लगता है। तो ये सारी चीजें, जैसे आपने करंट अफेयर्स के अंदर भी देखा होगा, किसी देश से अगर हम कोई इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं, अभी हमने फाइटर जेट्स खरीदे हैं,
हमने अपाचे खरीदे थे। तो यहां पर बेसिकली कितना ज्यादा पैसा वहां पर पे करना पड़ता है आप समझ सकते हैं। तो वॉर के अंदर भी सेम सिचुएशन होती है कि अगर वॉर हो रहा है तो हर दोनों देशों की, कोई देश जीत रहा है कोई हार रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों देशों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जिसका इंपैक्ट वहां के लोगों के ऊपर डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो सेम सिचुएशन यहां पर हुई कि हमने एक वॉर तो लड़ा, कौन सा, इंडो चाइना वॉर 1962 का। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट हमने एक और वॉर लड़ा, इंडो पाक वॉर 1965। ये भी इसी दौरान लड़ा गया था जब हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान चल रही है, तभी हम इंडो पाक वॉर 1965 को भी लड़ रहे हैं। देखिए दो वॉर लगातार लड़ रहे हैं, दो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, है ना, एक जीत रहे हैं हार रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इकोनॉमी हमारी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। अभी भी इतना ही नहीं था, हुआ ये यहां पर कि बेसिकली बहुत बड़ा सूखा पड़ा देश के अंदर ईयर 1964-65 के अंदर। 64-65 के अंदर देश में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। एक तो देश पहले ही वॉर के कारण चिंतित था, वॉर के कारण हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी, ऊपर से अच्छा मॉनसून इस समय पर नहीं आया, जिसके कारण देश के एक बहुत बड़े हिस्से में सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने के कारण हुआ ये कि जूस फ्रूट ग्रेन के लिए हम लोग, ये हमको ये लग रहा था कि हम फूड सफिशिएंट बन जाएंगे, एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा देंगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहां पर वो एग्रीकल्चर पहली बार हमारा नेगेटिव में चला गया था, नेगेटिव ग्रोथ हुई थी एग्रीकल्चर के अंदर, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव चीज है। तो ये 3 मेजर रीजंस थे जिसके कारण हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो फेल हो गया था, जो फेलियर की कगार के ऊपर चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों, देखिए यहां पर लिखा है मैंने, एग्रीकल्चर ग्रोथ बिकम्स नेगेटिव। पहली बार हुआ था ये कि हमारी जो कृषि की वृद्धि थी, कृषि की जो ग्रोथ थी वो माइनस में चली गई है, पिछले साल से भी कम में चली गई थी। तो सोचिए 3 इतने बड़े मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज है कि उस समय पे हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा शेकन हो गई थी, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई थी, और यहां पर देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। अभी देखिए अभी आगे और बहुत सारी चीजें हो रही है, और रीजन ये हुआ कि यहां पर हमने 14 नवंबर 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, उनको हमने खो दिया, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था कि इतना सिचुएशन वॉर का चल रहा है और देश के एक प्रधानमंत्री को हमने यहां पर खो दिया। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा झटका हमें तब लगा जब हमने हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्हें भी 1966 के अंदर खो दिया। अब ये दो चीजें, जो कि दो देश के बड़े ही महान व्यक्ति थे, इन्हें हमने खो दिया, देश के दोनों प्रधानमंत्रियों को हमने खो दिया। एक तो पहले ही इकोनॉमी कमजोर हो रही है, देश के जो लीडर्स हैं उन लीडर्स को हमने खो दिया। तो यहां पर देश की फाइनेंशियल सिचुएशन के अलावा देश की पॉलिटिकल सिचुएशंस भी बहुत अच्छी नहीं थी ना। 2 महान लीडर्स की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखा है, अपने देश की आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का कर्तव्य है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि देश की रक्षा अगर करना है तो सिर्फ वो एक फौजी का काम नहीं होता है, वो पूरे देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है। मैंने पहले भी लेक्चर के अंदर एक बात आपको कही थी, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फौज के अंदर हैं, छोटा काम कर रहे हैं, एक शॉप है आपके, एक बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए देश सबसे पहले यहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं देश को सामने रख के करो कि मेरे देश को इससे क्या फायदा हो रहा है। जो भी मैं काम करूंगा ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे मेरे देश को सर झुकाना पड़े। हमेशा कुछ भी काम करिए देश को आगे बढ़ाने के लिए करिए, और यही चीज कौन बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही चीज कही थी। चलिए वापस से हमारे पॉइंट की तरफ लौटते हैं। हुआ ये कि अगेन फिर हमने जब 2 महान लीडर्स को खो दिया तो देश की इकोनॉमी ऑलरेडी यहां पर बहुत ज्यादा शेकन हो गई। इसके अलावा 63-64 के अंदर ऑयल क्राइसिस आ गए। ऑयल क्राइसिस वाला पॉइंट आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑयल क्राइसिस एक ऐसी चीज होती है जब भी अरेबियन कंट्रीज और वेस्ट कंट्रीज के अंदर कुछ इश्यूज होता है तो यहां पर ऑयल क्राइसिस आते ही हैं। जैसे ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के थ्रू, ईरान और अमेरिका का अगर कोई इश्यू हो गया है ऑयल को लेके, तो यहां पर ऑयल क्राइसिस आते ही हैं, जो कि बहुत बार कंटिन्यूसली आते रहे हैं। इस टाइम पे भी ऑयल क्राइसिस आ गए और भारत के अंदर जो ऑयल की मांग थी, जो पेट्रोल, जो डीजल थे, इसके प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो इन सारे रीजंस की वजह से बेसिकली हुआ ये कि हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए यहां पर 2 चीजें हो गई हैं। इसके बाद आता है हमारा प्लान हॉलिडे 1966-69। देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। क्यों, रीजंस आपने देख लिए।
आप वॉर्स लड़ रहे हैं, ड्रॉट आ रहा है, देश के दो महान लीडर्स को आपने खो दिया है। तो देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए यहां पर यह जरूरी था कि अब 5 ईयर प्लान्स को कुछ समय के लिए ब्रेक दे दिया जाए और 5 ईयर प्लान्स की जगह एनुअल प्लान्स को लाया जाए। दैट मीन साल साल भर के प्लान ले आए जाएं और इसी पीरियड को बेसिकली क्या कहा जाता है बच्चों, प्लान हॉलिडे। क्योंकि यहां पर 5 ईयर प्लान्स को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। 5 ईयर प्लान्स की जगह छोटे छोटे 3 एनुअल प्लान्स लाए गए थे। अब देश के नई प्रधानमंत्री यहां पर कौन है, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी देश के नई प्रधानमंत्री हैं और यहां पर उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देश को फाइनेंशियली मजबूत बनाना है। फाइनेंशियली जो देश शेकन हो गया था, वीकन हो गया था, अब उसे मजबूत बनाना, उसे मजबूत बनाने के लिए इन प्लान हॉलिडेज की जरूरत थी कि 5 साल की जगह अब 1-1 साल के प्लान बनाया जाए। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्लान हॉलिडे किस 5 ईयर प्लान के बाद आया था। तो आपको याद रहेगा कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलिडे को डिक्लेयर किया गया था और इसमें कितने साल के लिए लाया गया था, 3 साल के लिए। 3 प्लान्स, इसमें 3 एनुअल प्लान्स को डिक्लेयर किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इंदिरा गांधी जी जो है वो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। अब देखिए क्या हो रहा है देश के अंदर, इन्फ्लेशन का मतलब अगर आप समझते हैं तो आपको पता होगा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, चीजों के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ जाना। जब भी देश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, याद रखिएगा, जब भी किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो होता यह है कि प्राइसेस कमोडिटीज के बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है। जैसे कोविड के बाद अगर हम बात की जाए, देश के अंदर जब थोड़ा सा फाइनेंशियल डिग्रेडेशन आ रहा था तो देखिए प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो गए थे। ये चीज हमेशा से होती है, यहां पर भी सेम कंडीशन अप्लाई हुई कि देश की जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो महंगाई की दर है, इसको महंगाई कहा जाता है, महंगाई की जो दर है वो 36% से बढ़ गई थी, 36% महंगाई हो गई है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि कोई चीज अगर 100 रुपए की है तो यहां पर वो कितने की हो गई, 136 रुपीज की हो गई है, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई, 36% से बढ़ गई है। 36% बच्चों बहुत ज्यादा रेट होता है, याद रखिएगा। इन्फ्लेशन का जो परमिसेबल रेट है वो 4%, 5%, 5% +1 -1 हो सकता है, बट यहां पर 36%, ये तो बहुत ही ज्यादा रेट हो जाता है। तो देश में उस समय ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं और महंगाई की दर कितनी हो गई है, 36%, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाई बजट डेफिसिट। हाई बजट डेफिसिट का मतलब यह होता है कि जितना रेवेन्यू हमें मिल रहा था, अगर मैं बात करूं कि जितना रेवेन्यू हमें मिल रहा था, सरकार को जितना पैसा मिल रहा था रेवेन्यू से, टैक्स के थ्रू मिल रहा है या इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू मिल रहा है, डायरेक्ट टैक्स के थ्रू मिल रहा है, यहां पर सरकार को जितनी भी प्राप्तियां हो रही थी, जितना भी रेवेन्यू हो रहा था, उससे ज्यादा सरकार के खर्चे हो रहे थे, एक्सपेंसेस हो रहे थे। तो यहां पर हमारा बजट गड़बड़ा गया था। बजट डेफिसिट की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जितना पैसा मिल रहा है सरकार को, उससे ज्यादा सरकार को क्या करना पड़ रहा है, देश के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। अब वो खर्चा करना पड़ रहा है जितना आपको, मान लेते हैं कि आपकी इनकम तो है 100 रुपए, आपका खर्चा हो रहा है 200 रुपए, 200 रुपीज। तो अभी जो 100 रुपीज का डिफरेंस है, ये आप कैसे करोगे, ये 100 रुपीज क्या करोगे आप, ये 100 रुपीज ऑब्वियसली आप क्या करते हो, फिर उधार लेते हो, किसी ना किसी दूसरी कंट्री से या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करते हो, आप मनी को बोरो करना स्टार्ट कर देते हो, उधार लेना स्टार्ट कर देते हो। सेम कंडीशन यहां पर भी हुई, हमारे देश ने मनी को बोरो करना स्टार्ट कर दिया इस बजट डेफिसिट को कम करने के लिए। मनी बोरो कहां से कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, यहां से हमने मनी को बोरो करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जरूरत है देश को, रेवेन्यू कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, हमें जो दूसरी कंट्री से हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका खर्चा भी देना है, उसका पेमेंट भी करना है। तो यहां पर बहुत सारी कंडीशंस खराब हो गई थी, बट स्टिल एनुअल प्लान के थ्रू हम ट्राई कर रहे थे कि कुछ भी करके देश की फाइनेंशियल कंडीशंस को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए, इसी कंडीशन को ठीक करने के लिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस, रुपीस की वैल्यू को कम कर देना, डीवैल्यूएशन कर देना। अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर ये डीवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देना। जैसे मान लेते हैं कि आज $1 की कीमत 80 रुपए है, मान लेते हैं, आप क्या करोगे कि $1 की कीमत 80 की जगह 100 रुपीज कर देते हैं। इसी को कहता है मनी की वैल्यू को डीवैल्यू कर देना, अपनी खुद की मनी की वैल्यू को डीवैल्यू कर देना। ये किया क्यों जाता है,
देखिए बेसिकली ये किया जाता है देश के अंदर इंपोर्ट को कम करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी कंडीशन के कारण यहां पर मनी को डिवैल्यूएशन किया गया था ना। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको प्रॉपरली समझेंगे कि बेसिकली डिवैल्यूएशन ऑफ मनी क्या होता है, बट अभी के लेक्चर के लिए आपको यहां पर याद रखना है कि डिवैल्यूएशन जो रुपीस का कर दिया गया था 1966 के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर किया गया था, बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि देश की फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा सही किया जा सके, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए यहां पर, इसी समय में 1967-68 के दौर के अंदर ही जब ये प्लान हॉलिडे चल रहे थे, एक नया देश में रेवोल्यूशन आया देश को फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि देश फूड के लिए, अनाज के लिए किसी और दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे। किस चीज को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया गया, एक क्रांति लाई गई जिसे कहा जाता है बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने सुना होगा इसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। इसके प्रॉपर ईयर की बात करूं तो 1960 से ये चीज स्टार्ट हो गई थी देश के अंदर। अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की बात करें, जब चीजें बिल्कुल ही फोर्सफुली या कह सकते हैं कि बहुत ही तेजी से देश में आगे बढ़ रही थी, वो दौर था 1967-1968 का, जब देश के अंदर प्लान हॉलिडे चल रहे थे। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इकोनॉमिक्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहां पर आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली हरित क्रांति क्या थी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थे, देश के अंदर कैसे लाई गई और क्या क्या चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट की गई। चलिए थोड़ा सा इसको ब्रीफली पॉइंट्स के अंदर एटलीस्ट हम समझ लेते हैं कि यहां पर किन चीजों की बात की गई थी। फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन। देखिए याद करिएगा, फूड डेफिशिट इकोनॉमी, डेफिशिट हो रहा है। डेफिशिट का क्या मतलब होता है? फूड की कमी है, अनाज की कमी है एक ऐसा देश, और उस देश से हमारी इकोनॉमी कहां पर चली जाती है? एग्रीकल्चर नेशंस की, जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है, उस इकोनॉमी में जाना ये कोई आसान काम नहीं था बच्चों। इसके लिए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन की जरूरत थी जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ताकि देश के अंदर हम फूड सफिशिएंट हो सकें। एटलीस्ट फूड ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए, भोजन के लिए हमें एटलीस्ट किसी दूसरे देश से सामान को इंपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा अमाउंट, हमारे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा परसेंटेज दूसरी कंट्री से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करने में खर्चा हो रहा था। इस पॉइंट को जानते हुए देश के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना जरूरी था जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए यहां पर बात की जाए ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको याद रखना है, ये फैक्चुअल पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। यहां पर अगर बात की जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया किन किन लोगों ने था, तो बेसिकली वो दो लोग थे, एक तो थे हमारे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और दूसरे थे हमारे विलियम गॉट। ये दो लोगों ने मिलकर ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए थे पूरी दुनिया के अंदर। स्टार्टिंग कहां से करी थी? बेसिकली इन्होंने मैक्सिको से करी थी। देश के अंदर जो बीज आए हैं, हाई यील्डिंग सीड्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आए थे, वो भी हमने मैक्सिको से ही लिए थे, वो भी यही लेकर आए थे। तो देश के अंदर या मैं पूरी दुनिया के अंदर अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक की बात करूं, हरित क्रांति के जनक की बात करूं, तो यहां पर आपको एक ही नाम याद रखना है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के, हरित क्रांति के फादर कौन है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, एम एस स्वामीनाथन जी। एम एस स्वामीनाथन जी जो हैं वो हमारे देश के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, हरित क्रांति के जनक। भारत के अंदर अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी। और पूरी दुनिया के अंदर अगर पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि यहां पर हुआ क्या, देखिए यहां पर सीधा सीधा एक बात की जाती है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसे बीज जिनसे ज्यादा अनाज उगाया जा सके, क्योंकि देश के अंदर जमीन तो बहुत ज्यादा थी, बट जिस तरह के बीजों का हम यूज कर रहे थे उस टाइम पे, वो बीज ज्यादा अनाज नहीं उगा पाते थे। दैट मीन्स कि यहां पर प्रोडक्शन काफी कम हो रहा था। अब प्रोडक्शन कम हो रहा है और देश की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन की समस्याओं को दूर करने के लिए, पॉपुलेशन की जो फूड की समस्या है, जो आहार की समस्या है,
उसे दूर करने के लिए देश का प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ऐसे बीज की जरूरत थी, ऐसे सीड्स की जरूरत थी जिसके थ्रू प्रोडक्शन ज्यादा किया जा सके। और ये सीड्स कौन से थे? हाई यील्डिंग सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसके थ्रू देश के अंदर अनाज की जो आवश्यकता थी, फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ाया गया। इन सीड्स के थ्रू प्रोडक्शन तो बढ़ाया गया, बट इन सीड्स के साथ एक प्रॉब्लम भी थी। इन सीड्स को ज्यादा केमिकल की जरूरत पड़ती थी, ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी, और ये फर्टिलाइजर्स और ये जो सीड्स है ये थोड़े से महंगे भी आते थे। तो यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फायदे तो हमारे देश में हुए ही कि देश का प्रोडक्शन जो है, फूड का प्रोडक्शन वो बढ़ गया, बट इसके कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हमें हुए थे, क्योंकि ये जो सीड्स थे इसके थ्रू कहीं ना कहीं हमारी जो जमीन है, हमारा जो लैंड है, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही थी, क्योंकि इन बीजों को उगाने के लिए केमिकल्स की जरूरत पड़ती थी। तो यहां पर ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके। आपको याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया था, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कौन है। ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है बच्चों, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी बहुत ठीक हुई देश के अंदर। इन 3 एनुअल 5 ईयर प्लान्स के बाद हमारी कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो गई थी। 3rd एनुअल 5 ईयर प्लान के बाद तो हमने देखा था कि देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी यहां पर। बट 3rd जब हमने एक प्लान हॉलीडे लिया और 3 छोटे छोटे एनुअल प्लान्स बनाए, हमने प्रॉपरली ब्रेक लिया। ब्रेक का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि 5 साल की जगह हमने एक साल के टारगेट्स को सेट किया कि हर साल कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है। उसके बाद देश की इकोनॉमिकल कंडीशन यहां पर थोड़ी सी सही हो गई थी। अब जब इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी सही हुई तो वापस से देश में प्लान लाए गए, 5 ईयर प्लान्स को वापस से इंप्लीमेंट किया गया, और हमारा जो प्लान था 3rd के बाद वो आ जाता है 4th 5 ईयर प्लान, जो कि जिसका ईयर है 1969 से लेकर 1974 तक 4th 5 ईयर प्लान रहा। अब इस प्लान के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। इस प्लान के अंदर भी कुछ चीजें अचीव भी हमने करी है, बट यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने फेस करी है। चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी वो और किन चीजों को हमने बेसिकली अचीव किया है। देखिए यहां पर बात की जाए, अगर मैं ईयर की बात करूं तो 1969 से लेके 1974 तक 4th 5 ईयर प्लान का इंप्लीमेंटेशन का ईयर है। 5 साल तक ये प्लान चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे वो क्या क्या थे। देखिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स, मेजर टारगेट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेजर टारगेट किस प्लान का क्या है, तो यहां पर आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव्स इसमें काफी सारे थे। पहला ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। दैट मींस कि आप ग्रो तो करते हो, आगे तो आपको बढ़ना है, देश की इकोनॉमी को तो आगे बढ़ाना है, बट एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना है। दैट मींस कि आप अगर भले ही रोज 5% या 1% ग्रो कर रहे हो तो आप भले ही ग्रो कम कीजिए, बट आपकी एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन तो 5% ग्रो कर लिया, दूसरे दिन आप 10% डाउन चले गए। ये चीज नहीं होना चाहिए। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर आना जरूरी था। तो दैट्स वाई यहां पर जो टारगेट सेट किया गया वो पहला क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। नेक्स्ट अगर टारगेट की बात की जाए बच्चों तो यहां पर नेक्स्ट टारगेट था प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हमें जब आत्मनिर्भर बनना है, जब सेल्फ रिलायंस बनना है, इसके एक प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट होना चाहिए हमें। रोज आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते जाना है। आपको एक टारगेट सेट कर लेना है कि इस इतने दिन के बाद या इतने साल के बाद हमारे देश के अंदर इतना सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, हम इतने ज्यादा खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो एक प्रोग्रेसिव अचीवमेंट की यहां पर बात की जा रही थी सेल्फ रिलायंस के सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर्स के एस्टेब्लिशमेंट की बात यहां पर की जा रही है, जैसे सोसाइटी के अंदर लोगों के, पीपल्स के वेलफेयर को बढ़ावा दिया जाना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज को डेवलप करना, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। ये सारी सुविधाओं को भी डेवलप करना कहीं ना कहीं 4th 5 ईयर प्लान के अंदर इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा था। इसके बाद अगर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, ग्रोथ विद जस्टिस। ग्रोथ विद जस्टिस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना ही है ये कि 4th 5 ईयर प्लान का एक और मेजर ऑब्जेक्टिव था जो था ग्रोथ विद जस्टिस। कि आप ग्रोथ तो कर रहे हैं बट आपको जस्टिस को भी बढ़ावा देना है। यहां पर न्याय और ग्रोथ दोनों को बढ़ावा देना है। वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की जा रही है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। देश के अंदर जितने भी, अगर देश बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश अकेला फाइनेंशियली मजबूत हो रहा है। देश के अंदर जो लोग हैं
उनका खुद का ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। देश के अंदर एजुकेशन कितनी बढ़ रही है, लिटरेसी कितनी बढ़ रही है, पॉवर्टी कितनी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम किया जा रहा है, ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना यहां पर जरूरी हो गया था। और यही टारगेट कौन सा था, हमारा 4th 5 ईयर प्लान का टारगेट था। इसके अलावा अगर हम बात की जाए बच्चों की, टारगेट ग्रोथ रेट यहां पर रखी गई थी 5.7%। काफी ज्यादा ग्रोथ रेट रख दी थी हमने, जो कि जरूरी भी थी, क्योंकि एक प्लान हॉलिडे के बाद एक टारगेट रेट को एक सस्टेनेबल लेवल पर लेकर जाना या बढ़ी हुई टारगेट ग्रोथ रेट होना यहां पर जरूरी हो जाता है। तो जो टारगेट ग्रोथ रेट यहां पर रखी गई थी वो कितनी थी, 5.7%। यहां पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, अचीव हमने कितनी करी, 3.6% अप्रॉक्स। लगभग जितना हमने तय किया था उससे काफी कम, 3.6% ही हम अचीव कर पाए। अब हमने तय तो ज्यादा कर लिया था, अचीव हम कम कर पाए। ऑब्वियसली कुछ रीजंस रहे होंगे कि ऐसे क्या रीजंस रहे कि हमने जितनी ग्रोथ रेट तय करी थी उससे कम हम यहां पर अचीव कर पाए। चलिए यहां पर देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हुई थी यहां पर। पॉपुलेशन एक्सपांशन, देश की पॉपुलेशन सडनली बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी थी सडनली, अभी हम आगे देखेंगे। इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाना, गरीबी, शेकिंग इकोनॉमी, तो ये बहुत सारी चीजें हुई थी देश के अंदर कि देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, इकोनॉमी देश की क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा देश की इकोनॉमिकल कंडीशन से। जिस देश के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है वहां पर गरीबी ज्यादा होगी, जिस देश में गरीबी ज्यादा है वहां पर भुखमरी ज्यादा होगी, भुखमरी अगर ज्यादा है तो देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। क्योंकि जिस देश में गरीबी ज्यादा है तो सरकार को ज्यादा पैसा कहां खर्चा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा ताकि उनकी गरीबी दूर की जा सके। तो आपका और हमारा दिया हुआ ज्यादा पैसा फिर कहां पर लगेगा, उन स्कीम्स के अंदर लग जाता है। तो जिस देश के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है उस देश को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, अपने रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन स्कीम्स के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। और गरीबी का एकमात्र रीजन होता है यहां पर एजुकेशन का सही ना होना, इलिटरेसी का होना। देखिए नॉर्मली क्या होता है, साइकिल चलती है कि जो इलिटरेसी है, एजुकेशन अगर नहीं है पर्सन, तो पर्सन क्या करेगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। और पुअर अगर कोई पर्सन है तो वो एजुकेशन वापस से पा ही नहीं सकता है। तो ये जो साइकिल जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, गरीबी की, पॉवर्टी की, ये हमेशा इसी तरीके से चलती रहती है। और यहां पर भी इस समय पे यही चीज हो रही थी कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट देखने की क्या क्या और रीजंस थे जिसके कारण हमने जो टारगेट अचीव किया वो केवल और केवल सिर्फ 3.6% ही हम लोग अचीव कर पाए। चलिए बच्चों देखते हैं कि रीजंस क्या क्या थे। मेजर रीजंस की अगर हम यहां पर बात करें कि क्या क्या मेजर रीजंस रहे थे, मेजर रीजन फेलियर के क्या थे, तो देखिए यहां पर एक वॉर हुआ था, आप सभी को याद हो, नेशनल इमरजेंसी में भी हमने पढ़ा था, इंडो पाक वॉर, जो कि 1971 के अंदर हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर आया था, आपको याद हो रहा होगा। मैंने कहा भी था कि जब भी ये पिक्चर देखते तो हमें अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि किस तरह से हमने एक दूसरे देश को कई बार घुटनों पे लाके टिका दिया है। हमेशा यही होता है। बट यहां पर मैंने अभी एक चीज कही है, भले ही हमारा देश जीत गया है, हमने वॉर तो जीत लिया है, बट होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिग्रेड हो ही जाती है। जीतने वाले देश की भी होगी, हारने वाले देश की भी होती है। तो यहां पर इस कंडीशन के कारण भी कि 1971 का जो इंडो पाक वॉर था, जब हम जीत गए थे और बांग्लादेश यहां पर बना दिया गया था, तो यहां पर हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी वीक हो गई थी इस वॉर के कारण। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो देश के सामने आ गई थी, जैसे ही यहां पर बांग्लादेश का पार्टिसिपेशन हुआ, या बेसिकली अगर मैं बात करूं कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर देश में, इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आई थी रिफ्यूजीज की। रिफ्यूजीज का क्या मतलब होता है कि जो हमारे देश के लोग नहीं बट हमारे देश में आ जाते हैं शरण लेने के लिए, जिन्हें बेसिकली शरणार्थी भी कहा जाता है। तो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज का इंडिया में आ जाना ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा था। तकरीबन मैं अगर बात करूं तो 50 लाख रिफ्यूजीज देश के अंदर उस समय पे आ गए थे, देश के अंदर उस समय में आ गए। अब देश के अंदर इतने सडनली पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो जाना देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन हो जाएगा, देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर देता है कि देश की इकोनॉमी अब कैसे बढ़ेगी, क्योंकि देश की पॉपुलेशन सडन इंक्रीज हो गई है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ यहां पर हुआ यह है कि एक ऑयल क्राइसिस भी आ गए थे, जो कि 1974 में आए हैं। देखिए ऑयल क्राइसिस आते ही रहते हैं, मैंने आपको बताया ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑयल क्राइसिस आते जा रहे हैं। तो रीजंस यहां पर काफी ज्यादा थे। पहला रीजन क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वॉर है इंडो पाक 1971।
दूसरा रीजन क्या हो रहा है, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की समस्या। देखिए क्या होता है, जब किसी देश की पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज हो जाती है, रिफ्यूजीज के थ्रू हो रही है, तो देश में गरीबी भी बढ़ती है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, देश को ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो रिफ्यूजीज को सेटल करने में खर्चा करना पड़ता है। तो यहां पर देश की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा डिग्रेड होती है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है लेक्चर्स के अंदर और आज अगेन मैं बोल रहा हूं, एजुकेशन एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके थ्रू आप गरीबी को दूर कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर किसी पर्सन को देना चाहते हो कोई चीज तो आप उसे एजुकेशन दीजिए, उसे ज्ञान दीजिए, उसके थ्रू आप उसके उस मोमेंट को नहीं, उसकी पूरी जिंदगी को चेंज करके उसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर भी क्या कंडीशन आ रही है, चलिए वापस से टॉपिक पे लौटते हैं कि बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की समस्या आ रही है हमको। यहां पर ऑयल क्राइसिस हो गया 1974 के अंदर, और यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो हमारा इसके अलावा भी देश में सबसे बड़ा सूखा पड़ा 1972-73 के अंदर, एक और बहुत बड़ा सूखा हमने झेला क्योंकि मानसून नहीं था। अब सोचिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑलरेडी देश वॉर लड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, ऑयल क्राइसिस आ गया, रिफ्यूजीज की समस्या है। अब यहां पर हुआ क्या बेसिकली कि इतनी सारी चीजें होने के बाद जो देश में इन्फ्लेशन का रेट था, देश की जो महंगाई दर थी वो कितनी ज्यादा बढ़ गई, वो हो गई बच्चों 62% से बढ़ गई है। 62% महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट 62% अप्रोक्स, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कि कोई चीज आज आपको 100 रुपीज की मिल रही है, बाद में वो हो गई है 162 रुपीज की। प्राइजेस का 62% इंक्रीज हो जाना, तो इन्फ्लेशन रेट यहां पर कितना बढ़ गया, तकरीबन 62% बढ़ गया इन सारी कंडीशंस के कारण। इसके बाद भी हमारे यहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी कोई चीज नहीं आई थी, स्टिल हमारी इकोनॉमी खड़ी हुई थी। हां, देश को कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और हमारा जितना टारगेट हमने रखा था 4th 5 ईयर प्लान का, उस टारगेट को हम प्रॉपरली यहां पर अचीव नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी शायद हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों, इतने सारे रीजंस फेलियर हुए, बट इसके अलावा हमने इस प्लान के अंदर कुछ चीजों को अचीव भी करा है। 4th 5 ईयर प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज थी, न्यूज़पेपर के अंदर आई थी कि 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। जो 14 देश के बैंक्स थे, जो 14 प्राइवेट बैंक्स थे, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज करने का मतलब है कि उनको सरकारी बैंक बना दिया गया, सरकार की हिस्सेदारी उसमें हो गई है। तो ये डेट याद रखिएगा, देश के अंदर 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के थ्रू 19 जुलाई 1969 को। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक्स को नेशनलाइज करना उस समय पे बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी भी इकोनॉमी की जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो उस देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से, हमारे देश के बैंक्स होते हैं। अब इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो देश में प्राइवेट बैंक्स बहुत ज्यादा थे, सरकारी बैंक कम थे। यहां पर दैट्स व्हाई इंदिरा गांधी सरकार ने ये देखा कि देश के अंदर अगर फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करना है तो इन बैंक्स का नेशनलाइजेशन करना जरूरी है, इन्हें सरकारी आधिपत्य में लेना जरूरी है, ताकि सरकार इन्हें प्रॉपरली रेगुलेट कर सके और मार्केट के अंदर मनी को कंट्रोल कर सके, मनी के फ्लो को कंट्रोल कर सके। तो दैट्स व्हाई यहां पर 14 नेशनल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। डेट आपको याद रखनी है 19 जुलाई 1969 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, है ना। इसी न्यूज का जो है एक आर्टिकल मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, दूसरा एक अचीवमेंट था हमारा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, जिसे हम नॉर्मली हिंदी में क्या जानते हैं, दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। पहले कौन सी क्रांति आ गई, हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति के बाद हमारे देश में आई थी दुग्ध क्रांति, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर एक पिक्चर आ रहा है जो कि फ्लड या दुग्ध क्रांति के जनक थे, जिनका नाम क्या था, व्हाइट रेवोल्यूशन के जो जनक है, जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया है, जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, जो दुग्ध क्रांति देश में आई थी, कि दूध के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए देश को सबसे आगे बढ़ाना है, वो दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अमूल के जो संस्थापक है वो भी यही रहे हैं। तो यहां पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही दुग्ध क्रांति के जनक रहे थे, व्हाइट रेवोल्यूशन देश के अंदर लाए थे, ताकि खाद्यान्न के साथ साथ हम लोग मिल्क के प्रोडक्शन में भी देश को आगे बढ़ा सके, या देश को एटलीस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में भी किसी दूसरे देश का सामना ना करना पड़े, दूसरे देश से हमको मिल्क इंपोर्ट ना करना पड़े। एक बहुत बड़ी क्रांति देश में लाई गई थी,
जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये दो चीजें मेजरली हमने अचीवमेंट्स रहे थे। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात की जाए जो कि 1974 से 1979 तक चला था। इस प्लान को जिस पर्सन ने प्रिपेयर किया था उनका नाम था डीपी धर। याद रखिएगा, एक सिंपल सा पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है कि डीपी धर ने इस प्लान को प्रिपेयर किया था। दैट्स व्हाई इस प्लान को धर योजना भी कहा जाता है। ये डीपी धर जी है। तो इस प्लान को बेसिकली क्या कहा जाता है, यहां पर धर योजना भी कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने प्रिपेयर किया था, पहले यही होता था कि जिसने उस प्लान को प्रिपेयर किया है, जिसने उस प्लान का ढांचा तैयार किया है, उस प्लान को उसी पर्सन के नाम से जाना जाता था। देखिए, आप देख रहे होंगे गॉडगिल योजना की हम बात कर रहे हैं, मनोबिस प्लान की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये प्लान जो है जिस पर्सन जो तैयार करते थे उसी के नाम से इन प्लान्स को रखा जाता था। तो यहां पर अगर फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात की जाए तो इस प्लान को प्रिपेयर किया था डीपी धर ने। दैट्स व्हाई इस प्लान को धर योजना कहा जाता था। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। पहला था पॉवर्टी रिडक्शन। देश के अंदर गरीबी काफी बढ़ गई है। देखिए, रिफ्यूजीज की समस्या थी, हमने देखा है अभी। तो रिफ्यूजीज की अगर समस्या है, वॉर चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस थे, तो देश के अंदर गरीबी काफी बढ़ गई थी। तो गरीबी हटाना एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था। इसी समय पर चुनाव भी हुए और फिफ्थ 5 ईयर प्लान का एक स्लोगन दिया गया, गरीबी हटाओ। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है, जो गरीबी हटाओ का नारा है, वो कहां पर दिया गया है, किस प्लान के अंदर दिया गया है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर कि किस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपको याद रखना है कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, पांचवा जो 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर ही मेजरली गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यहां पर और दूसरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पहला तो आपने देख लिया, पॉवर्टी रिडक्शन है। दूसरा था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, वहीं से आत्मनिर्भर बनना, देश को आत्मनिर्भर बनाना। ये ऑब्जेक्टिव्स हमेशा से रहे हैं। आज भी अगर मैं बात करूं तो आज भी पॉवर्टी एलिवेशन, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस आज भी देश के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज भी अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देश के अंदर आज भी हैं। तो हम शुरुआत से इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना और इन्हें सॉल्व करने की जरूरत हम कर रहे हैं। हम ट्राई करते हैं, हर साल प्लानिंग के अंदर इन चीजों को दूर करने की कोशिश की जाती है। बट कहीं ना कहीं देश की जो पॉपुलेशन है, देश की जो जनसंख्या है, वो इतनी ज्यादा है कि हम इन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हुए भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई कहा जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना किसी भी देश के लिए, अगर उससे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि नेचुरल रिसोर्सेस का और जितने भी रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटेड पीपल ऑफ या लिमिटेड पॉपुलेशन के अंदर होना जरूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, यहां पर कि गरीबी हटाओ का नारा यहां पर दिया गया था। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्च किया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर ही लॉन्च किया गया था। बेसिकली 20 पॉइंट्स के ऊपर इंप्रूवमेंट की बात की गई थी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर हो गया था, अर्बन वेलफेयर की यहां पर बात की जा रही थी, गरीबी को दूर करने की बात की जा रही है, हेल्थ की बात की जा रही थी, सैनिटेशन की बात की जा रही थी। तो 20 पॉइंट्स के ऊपर इकोनॉमी को इंप्रूव करने की बात किस पॉइंट में की गई थी, 5 ईयर या फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर की गई थी। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा यहां पर 20 पॉइंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि टारगेटेड ग्रोथ यहां पर रही थी हमारी तकरीबन 4.4% की टारगेटेड ग्रोथ हमारी यहां पर रही थी। इतना टारगेट हमने किया था कि 4.4% हम अचीव कर लेंगे। अब आप देखिए, लास्ट में हमने टारगेट ज्यादा रखा था, बट प्रॉब्लम क्या आ गई थी, अगेन वही वॉर की सिचुएशन है। इस बार इसलिए टारगेट को क्या है, थोड़ा सा कम रखा गया था, क्योंकि देश में ऑलरेडी पॉलिटिकल बहुत ज्यादा ट्रॉमा चल रहा था, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ रहे थे। और देखिए यहां पर आपको कुछ याद आ रहा है, 1974 1979 देश में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, वो भी इसी दौर के अंदर लगाई गई है। तो इसके अंदर बहुत सारे, इस दौर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए थे। चलिए उन इवेंट्स को समझते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स थे जो इस दौर के अंदर हुए थे। कुछ अचीवमेंट्स भी करे हैं, कुछ इवेंट्स भी हुए। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हमारा, दैट्स मीन कौन सा है, पोखरण फर्स्ट। कुछ याद आ रहा है आपको, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमने कर लिया था पोखरण के अंदर, जो राजस्थान में है। यहां पर पोखरण टेस्ट हमने किया था और इस टेस्ट का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये कोड था इस टेस्ट का। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पोखरण 1 का कोड क्या था, ये स्माइलिंग बुद्धा
किस टेस्ट का कोड था? तो पोखरण 1 जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण एक एरिया है, जगह है जहां पर टेस्ट किए जाते हैं, राजस्थान के अंदर ये जगह है। तो पोखरण के अंदर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस टेस्ट का जो कोड नेम रखा गया था वो रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। जब भी कुछ ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, आप लोगों को पता होगा, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं आप लोग, जब भी सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं तो यहां पर इन सीक्रेट ऑपरेशंस का कुछ ना कुछ कोड रखा जाता है। चलिए मैं आपका नॉलेज यहां पर चेक करता हूं। मुझे बताइएगा कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी उसका कोड नेम क्या रखा गया था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने करी है उसका कोड नेम बेसिकली यहां पर क्या रखा गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये टेस्ट कब हुआ? 18 में 1974 को ये टेस्ट हो गया है। हमने इस टेस्ट का इसका परीक्षण कर लिया है 1974 के अंदर। ये चीज यहां पर हमने कर ली थी, पोखरण फर्स्ट टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा, पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, अब हुआ ये कि जब आपने टेस्ट कर लिया, इस पोखरण 1 टेस्ट के जो हेड थे इनका नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजा रमन्ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट के जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर राजा रमन्ना जी इस टेस्ट के हेड रहे थे, पोखरण 1 टेस्ट के। अब यहां पर हुआ यह है कि जैसे ही हमने टेस्ट करा तो बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज है जो हमें फंडिंग करती थी, मैं यहां पर यूएस की बात कर रहा हूं, अदर कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जो फाइनेंशियली हमारी हेल्प करती थी, उन्होंने हमारी इंटरनेशनल फंडिंग को क्या कर दिया? बंद कर दिया। देखिए क्या होता है, एक पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी डेवलप्ड नेशंस, जैसे कौन से डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहा हूं मैं? यूएस की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, ये जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं ये कभी नहीं चाहते हैं कि एक डेवलपिंग नेशन आगे बढ़े। आज भी ये चीज होती है। जब हमारे देश ने कोविड-19 की वैक्सीन अच्छे से बना ली तो जो डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने इस वैक्सीन को एक्सेप्ट करने से इंकार कर दिया और ये इस वैक्सीन का क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं बहिष्कार कर रहे थे। आप देखिएगा वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि कोई भी डेवलप्ड नेशन ये नहीं चाहता है कि डेवलपिंग नेशन आगे बढ़े। ये कहीं ना कहीं चीज होती है, डायरेक्टली शो नहीं करते बट ये नॉर्मली चीज मानी जाती है। कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशंस को इन चीजों का सामना करना ही पड़ता है। तो देखिए यहां पर वही चीज हुई कि जैसे ही हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया हमारी इंटरनेशनल फंडिंग स्टॉप हो गई और हम उस टाइम तक भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करते थे इंटरनेशनल फंडिंग्स के ऊपर, बोरोइंग्स के ऊपर, उधार के ऊपर हम बहुत ज्यादा वहां पर डिपेंड कर रहे थे। इसके बाद एक दूसरा अगर मैं बात करूं, यहां पर मेजर इवेंट की बात करूं तो यहां पर रीजनल रूरल बैंक्स, दैट मींस ग्रामीण बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया। पहला ग्रामीण बैंक 1975 में प्रथमा बैंक के नाम से यहां पर स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। तो यहां पर ग्रामीण बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया 1975 के अंदर, क्योंकि यहां पर पता लग गया था कि देश के अंदर अगर फाइनेंशियली चीजों को या फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है तो यहां पर देश के ग्रामीण इलाकों को भी बैंकिंग सुविधा की पहुंच उन इलाकों तक पहुंचाना जरूरी है जो कि नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के थ्रू नहीं पहुंचाया जा सकती है। ग्राम के लिए या गांव के लिए अलग से बैंक्स की ब्रांचेस का होना जरूरी हो गया था। तो यहां पर इनको नाम दिया गया था रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि कब स्टैब्लिश किए गए? 1975 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि फैमिली प्लानिंग यहां पर की गई थी, पहली बार देश में फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी, वो भी किसमें की गई है? इसी प्लान के अंदर की गई थी। नेक्स्ट अगर प्लान की बात की जाए कि देश में एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आया कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई 1975 के अंदर। इसी प्लान की बात है कि देश के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी के लेक्चर में हमने प्रॉपरली पढ़ा है कि किस तरीके से इमरजेंसी लगाई जाती है, कैसे इमरजेंसी को रिवोक किया जाता है और इमरजेंसी का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट भी हमने पढ़ा है और यहां पर हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे थे कि इमरजेंसी के क्या क्या होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर हुआ है कि देश में लग गई थी नेशनल इमरजेंसी और इमरजेंसी हटाई कब गई है? 1977 के अंदर। जैसे ही देश से इमरजेंसी हटाई गई, अब देश में क्या हुआ है? चुनाव होना स्टार्ट हो गए हैं। देश में चुनाव हुए हैं और देश के अंदर अगर बात की जाए कि इस समय पे इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती हैं और एक नई पार्टी सत्ता के अंदर आती है जिसे नॉर्मली हम जनता दल के नाम से जानते हैं, और हमारे देश एक नए प्रधानमंत्री आते हैं जिनका नाम है मोरारजी देसाई। ये एक नए प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, यहां पर एक नया प्लान ये स्टैब्लिश करते हैं, एक नए टाइप का प्लान लेकर आते हैं। ये 5 ईयर प्लान्स को कहते हैं कि नहीं, ये 5 ईयर प्लान्स को नहीं अभी हम इंप्लीमेंट करेंगे, देश की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब है। तो यहां पर ये एक नया मॉडल लेकर आते हैं प्लान्स का, जिसे कहा जाता है रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 तक तकरीबन रहे थे। अब ये रोलिंग का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं कि रोलिंग प्लान का क्या मतलब होता है। देखिए यहां पर क्या होता है रोलिंग प्लान का, अगर बेसिकली मैं बात करूं, आई वांट कि आप 1 सेकंड के लिए पॉज करके ये पढ़िएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है,
The meaning of the rolling plan was that now every year of the performance of the plan will be assessed and a new plan will be made next year based upon this assessment. आप क्या करेंगे, साल भर तक एक प्लान को इंप्लीमेंट करते हो, साल भर के बाद उस प्लान को असेसमेंट करोगे। असेस करने का क्या मतलब होता है, उस प्लान को आप क्या करोगे, उसकी इंक्वायरी करोगे, उसकी जांच करोगे, उस प्लान का असेसमेंट करोगे कि उस प्लान के थ्रू जो जो गोल्स हम पाना चाहते थे, क्या उन गोल्स को हमने सच में पा लिया है। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो किन किन सेक्टर्स में हुई है और किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो एक रोलिंग जैसी चीज, रोल जैसी होती रहती थी कि आपने एक साल का प्लान बनाया, उस प्लान का असेसमेंट करा, उस असेसमेंट के बेस के ऊपर फिर आप क्या कर रहे हैं, दूसरे साल का प्लान बनाते। तो इस तरह का एक रोलिंग प्लान जो है यहां पर मोरारजी देसाई सरकार के थ्रू लाया गया था 1978-98 में। ये प्लान लाना इसलिए जरूरी था बेटा क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया था। पहली बार एक नई पार्टी सत्ता में आई थी कांग्रेस के अलावा, तो यहां पर चीजें जो है पॉलिटिकली अभी बहुत सही नहीं चल रही थी। दैट्स व्हाई इस प्लान को यहां पर लाया गया। यहां पर होता यह है कि इस प्लान को ऑल्सो क्या कहा जाता है, गुन्नार मेडल प्लान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रोलिंग प्लान को गुन्नार मेडल प्लान भी कहा जाता है। ये इन्हीं के बेस के ऊपर, या गुन्नार मॉडल भी कई बार इसे बोल देते हैं, तो इन्हीं के सोच के ऊपर या इसी प्लान को क्या कहा जाता है, यहां पर रोलिंग प्लान को गुन्नार मॉडल प्लान कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 6 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 तक देश में लागू की गई थी। देखिए अब देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, पॉलिटिकल टसल चल रहा है, पॉलिटिकल कह सकते हैं कि बहुत तरीके से अंधाधुन मची हुई थी देश के अंदर। यहां पर इसी समय पे जो अगेन हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है, वो बनती है इंदिरा गांधी जी। अब यहां पर होता है कि इस प्लान की अगर मैं ईयर की बात करूं, 1980 से लेकर 1985 तक इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या रखे गए थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पर कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। पहला ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज द नेशनल इनकम। देश की जो राष्ट्रीय आय है, देश की जो नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम को किसी भी कीमत पे बढ़ाना ही होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया था। दैट्स व्हाई यहां पर देश की नेशनल इनकम को बढ़ाना या इंक्रीज नेशनल इनकम एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाया जाए, गरीबी को हटाना, यह भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा था। कौन से प्लान का, 6 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि देश के अंदर उस समय गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो ये था डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, देश से बेरोजगारी को हटाना। देखिए बेरोजगारी हमेशा से हमारे देश की एक बड़ी समस्या बनी है देश की पॉपुलेशन के कारण, तो यहां पर देश की बेरोजगारी को हटाना यह भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा था हमारे 6 5 ईयर प्लान का। इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई थी कि टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन करना, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखा गया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। यहां पर टारगेट 5.2 रखा गया था और इन चीजों के थ्रू हमने बहुत ही अच्छी ग्रोथ करी और अचीव हमने कितना कर लिया, 5.7% अचीव कर लिया। दैट मीन जितनी हमने टारगेट रखी थी, जितना हमने टारगेट रखा था, टारगेट रखा है हमने 5.2%, हमने अचीव कितना कर लिया था, 5.7% तक का जो टारगेट है हमने प्रॉपरली यहां पर अचीव कर लिया था, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही गर्व का विषय था यहां पर। तो अचीव कितना कर लिया, 5.2 से 5.7 अचीव कर लिया था 6 5 ईयर प्लान के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, यहां पर कुछ मेजर अचीवमेंट्स करें। 6 5 ईयर प्लान के अंदर बेसिकली हमने गरीबी को हटाने के लिए रूरल डेवलपमेंट की कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया था। कुछ मेजर स्कीम्स को इस प्लान के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो रूरल एरिया है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के सारे प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना, दूर करना, और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के बाद उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना। देखिए कुछ स्कीम्स का नाम याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, इसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, इसके बाद रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहां पर 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, पहले 14 किए गए थे, इस बार फिर से 6 और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था 15 अप्रैल 1980 को, कि देश के अंदर 6 और बैंक्स को राष्ट्रीयकृत कर लिया जाएगा, नेशनलाइज कर लिया जाएगा
वो किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों की, यहां पर 12 जुलाई 1982 को एक ग्रामीण बैंक को रेगुलेट करने के लिए, या देश के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी फाइनेंशियल समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी लोन की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसका नाम था नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कि एग्रीकल्चर की समस्याओं को दूर करने के लिए उसे आरबीआई पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट ना होके अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ रूरल बैंक्स का, रूरल एरियाज का फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और उनकी फाइनेंशियल समस्याओं को दूर करना था। उस बैंक का क्या नाम था? नाबार्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आगे के लेक्चर में इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये याद रखिएगा। ये भी कब हुआ है? हमारा 6 ईयर प्लान के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमने यहां पर अचीवमेंट करी। अब यहां पर एक सिनेरियो आता है कि अगेन इंदिरा गांधी जी जो हैं उनको हम यहां पर खो देते हैं और देश के अंदर एक नए पॉलिटिकल लीडर आते हैं, एक यंग लीडर आते हैं जिनका नाम था राजीव गांधी जी। 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। यह माना जाता है कि इस प्लान के बाद से देश में एक नया मॉडर्नाइजेशन आया है, देश में क्रांति का एक नया दौर आ गया था। मॉडर्नाइजेशन का एक नया दौर जो है वो यहां पर 5 ईयर प्लान के बाद ही देश में आया है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर जहां पर जो राजीव गांधी जी हैं वो देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, काफी यंग लीडर है। 1985 से 99 तक ये प्लान चला। यहां पर हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला था स्पीडी डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट तो करना है बट वो बहुत धीरे धीरे नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट स्पीडी होना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट तेजी से होगा तो ही देश का ज्यादा विकास किया जाता है। तो पहला मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा यहां पर था कि स्पीडी डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट था हमारा मॉडर्नाइजेशन। देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन होना जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। जैसे हमारे भारत के अंदर जो कंप्यूटर के जनक है, जो मॉडर्नाइजेशन के जनक है, वो कौन माने जाते हैं? राजीव गांधी जी को ही माना जाता है। देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल फादर भी किसको माना जाता है? राजीव गांधी जी को ही माना जाता है, क्योंकि देश के अंदर जो क्रांति लाई गई थी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो 5 ईयर प्लान के बाद ही लाई गई थी। और वो भी किसके थ्रू लाई गई थी? हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्हीं के थ्रू लाई गई थी। तो ये पॉइंट को याद रखना आपको जरूरी है। कंप्यूटराइजेशन होना स्टार्ट हो गया था, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा ही जा रहा है कंप्यूटराइजेशन। हमारे देश में जो कंप्यूटर की क्रांति आई थी वो भी 5 ईयर प्लान के थ्रू ही आई है। इसके बाद अगर यहां पर बात की जाए किस समय पर हमारे देश के, आपने ये चेहरा जानते होंगे, ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उस समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। याद रखिएगा कि देश के डेवलपमेंट के अंदर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अंदर मनमोहन सिंह जी का भी काफी योगदान रहा है ना। आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे वो 5 ईयर प्लान के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, और इन्होंने मिलकर ही इस प्लान को डेवलप किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि टारगेट ग्रोथ रखी गई थी 5.0%, तकरीबन 5%, और हमने काफी ज्यादा अचीव करी 6%। और इस प्लान के थ्रू हमारे देश का जो इकोनॉमिकल सिनेरियो है वो 5 ईयर प्लान के बाद टोटली चेंज हो गया था, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी क्या होती जा रही है? धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी यहां पर आगे बढ़ती जा रही थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि 5 ईयर प्लान के बाद अगेन देश के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, और अगेन एनुअल प्लान्स को लाया जाता है। इन एनुअल प्लान्स के अंदर क्या किया गया है? अब होता क्या है देश के अंदर कि देश की जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स है, देश का, मैंने आपको बताया है कि हम बाहर की कंट्रीज से जो उधार लेते हैं वो हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती है। आपने आईएमएफ से उधार ले लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार लिया है, आपने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, और अब आप उधार क्यों लेते हैं? आप अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। इंपोर्ट अगर आप किसी कंट्री से कुछ कर रहे हैं तो उस इंपोर्ट के खर्चे को चुकाने के लिए आप क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। तो यहां पर हुआ क्या कि हमारे देश की एक्सेसिव एक्सटर्नल बोरोइंग्स हमने कर ली थी। देश के अंदर काफी ज्यादा हमने उस टाइम पे उधार लेना स्टार्ट कर दिया है दूसरी कंट्रीज से। और दूसरी कंट्रीज की मैं बात नहीं करूंगा, मैं एक्जैक्टली बात करूं तो जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमने बहुत ज्यादा पैसा उधार लेना स्टार्ट कर दिया था। अब यहां पर देश की कंडीशन ऑलरेडी काफी खराब थी और देश में फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन आ गई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन के बाद देश में एक नई सरकार बनती है, कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट बनती है, और पीवी नरसिम्हा राव हमारे नए प्रेसिडेंट बनते हैं। और देश के उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।
जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब इस कंडीशन के अंदर इतना ज्यादा हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो गया था। फॉरेन रिजर्व का मतलब ये होता है कि जहां पर हम देश की दूसरी करेंसीज को रखते हैं, डॉलर्स, पाउंड्स, स्टर्लिन, ये सारी के सारी हमारे फॉरेन रिजर्व के अंदर होती है। इस रिजर्व के अंदर देश का गोल्ड भी होता है। तो जब भी हमें किसी कंट्री को पेमेंट करनी होती है, अब मान लीजिए कि आपने यूएसए से हमने ऑयल इंपोर्ट करा है, अब उस ऑयल का जो पेमेंट है आप रुपीज में नहीं कर सकते, उस ऑयल का पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में करना होगा, डॉलर के अंदर करना होगा। बेसिकली 5 करेंसीज के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं, वो चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहां पर आप जब पेमेंट करते हैं तो वो किसी ना किसी फॉरेन करेंसी में ही करना होता है। और ये फॉरेन करेंसी ही कहां पर रखी जाती है? आपके फॉरेन एक्सचेंज के अंदर रखी जाती है, आपके विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर रखी जाती है, जो कि आपके इंपोर्ट के एक्सपेंसेस को बियर करती है। अब देश में हुआ ये उस समय पे कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो कितनी रह गई? सिर्फ $1 बिलियन रह गई। कि हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष था, जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज था हमारा, या देश का जो फॉरेन करेंसी बोर्ड था, बेसिकली बात की जाए तो वो कितना रह गया? हमारा कम होकर सिर्फ $1 बिलियन रह गया। कब? जनवरी 1991 के अंदर। और इतने पैसे से सिर्फ और सिर्फ हम 3 हफ्ते तक चीजों को इंपोर्ट कर सकते थे। मैंने ऑलरेडी कहा है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे हम इंपोर्ट पे। ऑयल के प्राइसेस भी इसी टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ऑयल क्राइसिस आ गए थे। तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते तक दूसरी कंट्रीज से, दूसरे देश से ऑयल को एंड अदर कमोडिटीज को इंपोर्ट कर सकते थे। बस ये कंडीशन हमारी उस समय पे हो गई थी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस यहां पर आ गए हैं, इंपोर्ट के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का पैसा हमारे पास बचा है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा कोष है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन सारी कंडीशंस के अंदर बेसिकली होता यह है कि हमने क्या किया? हमने हमारा सोना आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। मैंने आपको बताया है अभी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आप पैसों को तो रखते ही हैं, डॉलर्स और ये सारी फॉरेन करेंसी तो होती है, साथ ही साथ हमारे देश का गोल्ड रिजर्व भी होता है, जहां पर हम देश की लिक्विडिटी, दैट मींस जो गोल्ड होता है हमारा, सोना होता है, उसको रिजर्व के फॉर्म में जमा करते जाते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े उस गोल्ड का यूज हम इंटरनेशनल मार्केट में कर सकें। क्योंकि पैसे की कीमत क्या है? कम होती जाती है। आज जो 5 लाख रुपए की कीमत है वो 10 साल बाद कमी हो जाएगी। वो 5 लाख रुपए में अगर आज एक कार आती है तो 10 साल बाद उस 5 लाख रुपए में हो सकता है कि सिर्फ एक बाइक आए। बट जो सोने और गोल्ड की कीमत होती है, ये हर साल क्या होती जाती है बच्चों? बढ़ती जाती है। हर साल बढ़ेगी ये चीज कि आज अगर सोने की कीमत 5 लाख रुपए है तो 10 साल बाद उसकी कीमत 50 लाख रुपए होगी ही, ये तय है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि हम गोल्ड के फॉर्म में भी चीजों को रिजर्व करके रखते हैं। तो हमने क्या करा? हमारा जो गोल्ड रिजर्व था, देश का जो गोल्ड रिजर्व था, वो हमने आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया। यहां पर आईएमएफ के पास हमने क्या करा? गिरवी रखा है, मॉर्गेज के फॉर्म में यहां पर रख दिया। और आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से हमने उसके बदले पैसे लिए। तो सोचिए ये वाली कंडीशन भी हमारे देश ने देखी है कि हमें किसी दूसरी, हमारे देश का सोना हमें किसी दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास रखना पड़ा था। अब नेक्स्ट क्या होता है यहां पर कि देश के अंदर इन चीजों को, आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए देश में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की जरूरत थी, जिसे कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो कि बहुत ही जरूरी थी। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिमाग की उपज थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान काफी ज्यादा रहा है हमारे देश की इकोनॉमी में, ये जानना आपको जरूरी है। तो देखिए 1991 के अंदर एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। इस इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, जिसे हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन 3 चीजों के नाम से इसको जानते हैं। तो 1991 के अंदर देश में एक नई तरह की इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाई गई, जिसे कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसके थ्रू देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया। चलिए समझते हैं बेसिकली कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। बेसिकली एलपीजी स्टैंड करता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए इन तीनों चीजों को प्रॉपरली हम समझते हैं कि तीनों होती क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है लिबरलाइजेशन का। बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी को रेड टेपिज्म के प्रभाव से अलग कर देना। इसको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। नॉर्मली अगर 1991 से पहले की बात की जाए तो अगर इंडिया के अंदर किसी एंटरप्रेन्योर को या किसी उद्यमी को या उद्योगपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए उसे एक बहुत ही लंबी प्रोसेस से गुजरना होता था। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना,
लाइसेंस जो है फिर वो क्लियर किया जाता था, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर उसकी एप्लीकेशन जाती थी और लास्ट में फाइनल किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के अप्रूवल के बाद ही उसे लाइसेंस दिया जाता था। दैट मींस कि इंडिया के अंदर किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरना होता था। इसके थ्रू हो यह रहा था कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके पास काफी ज्यादा पावर दे दिए गए थे लाइसेंस रिलेटेड इश्यूज से, तो कहीं ना कहीं इससे करप्शन भी फैल रहा था। दैट्स वाई यहां पर इस पॉलिसी को अपनाया गया लिबरलाइजेशन, जिससे कि लाइसेंसिंग की पॉलिसीज को थोड़ा सा इजी बनाया गया और रेड टेपिज्म को यहां पर कम किया गया था। नेक्स्ट प्रोसेस की बात की जाए जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो थी प्राइवेटाइजेशन। इससे पहले 1991 से पहले देश के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज ही होती थी, प्राइवेट कंपनीज काफी कम थी। भले ही हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपना तो लिया था बट प्रॉपर मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं थी। यहां पर प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा था। इस पॉलिसीज के बाद सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज को अपनाया, प्राइवेट बिजनेसेस को बढ़ावा दिया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, उन्हें उनके लिए काफी सारे टैक्स के रिफॉर्म्स लेके आए, टैक्स के अंदर उन्हें रिडम्पशन दिया, डिस्काउंट दिया और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को बढ़ाया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी थी वो थी बच्चों यहां पर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन मार्केट को दूसरी कंट्रीज के लिए भी ओपन कर देना। जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल की बात करूं, आज आप लोग जब किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ी शॉप दिखती है जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स, जो कि एक फूड स्टोर है। अब ये मैकडॉनल्ड्स फूड स्टोर ये इंडिया का नहीं है, ये एक यूएसए की कंपनी है, बट इंडिया में आके उसने अपनी फ्रेंचाइजीज एस्टेब्लिश करी है, अपनी ब्रांचेस एस्टेब्लिश करी है और इंडिया के अंदर वो बिजनेस कर रही है। इसका फायदा क्या होता है? देखिए, मैकडॉनल्ड्स के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे इंडियंस हैं। दैट मींस उस बाहर की कंपनी से हमारे देश के लोगों को क्या मिल रहा है? जॉब मिल रहा है। दैट मींस यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जा रहा है। दूसरी चीज, जब इस तरह की कंपनीज इंडिया के अंदर आती है तो ये बहुत सारा एफडीआई लेकर आती है। एफडीआई का क्या मतलब होता है बच्चों? यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया के अंदर आया तो उसने बहुत सारा पैसा इंडिया में एस्टेब्लिश किया, इंडिया में बेसिकली इन्वेस्ट किया है, जिससे कि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को भी इसी के बाद अपनाया गया था 1991 रिफॉर्म के बाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिनका हेड ऑफिस या जिनकी पेरेंट कंपनी तो दूसरी किसी बड़ी कंट्री में होती है बट उनकी ब्रांचेस इंडिया के अंदर भी है। इन मल्टीनेशनल कंपनीज का या इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा यह है कि हमारे देश में जॉब जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, आज जो कार्स के अंदर जीपीएस लगा होता है वो किसी इंडियन कंपनी के थ्रू ओरिजिनेट नहीं किया गया था। एक बाहर की एमएनसी की कंपनी जो कि इंडिया के अंदर कार्स बेचती है, उसने भारत में पहली बार जीपीएस सिस्टम कार के अंदर लगाने की शुरुआत करी थी। तो देखिए, जो जीपीएस की टेक्नोलॉजी है वो भी हमें इस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही मिल रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी को बाकी देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना या इंडियन मार्केट को बाकी देश के मार्केट के साथ जोड़ देना, ताकि इकोनॉमी का आदान प्रदान किया जा सके, ताकि सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो यहां पर हमारा या कोई भी सेक्टर हो, उन सेक्टर्स के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटी को भी अच्छे तरीके से क्रिएट किया जा सके। तो ये पॉलिसीज 1991 के रिफॉर्म के बाद सारी तीनों पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसे हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है 8 प्लान। इस समय भी देश जो है वो पॉलिटिकल टसल से जूझ रहा था। इस प्लान की अगर अवधि की बात करूं तो 1992 से लेके 1997 तक हमारा 8 प्लान यहां पर आता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए यहां पर, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, देश के अंदर नए नए जॉब्स को जनरेट करना। और हमारा जो 8 5 ईयर प्लान था, अगर मैं प्रॉपरली यहां पर बात करूं तो वो हमारी पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर ही बेस्ड था। हमारी जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुई थी, एलपीजी जो पॉलिसी बनाई गई थी, 8 प्लान हमारी एलपीजी पॉलिसी के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड था। इसके दूसरे अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए कि इंप्रूवमेंट प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, देश के लोगों के अंदर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी को इंप्रूव करना, और इसी के थ्रू हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, एलपीजी जो रिफॉर्म्स आए थे उन्हीं को 8 प्लान के अंदर भी इंप्रूव किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसी प्लान के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया।
ताकि देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, जो एलपीजी का प्राइवेटाइजेशन था, वो प्राइवेट सेक्टर के इंपॉर्टेंस या उनके इनहेंसमेंट से ही रिलेटेड था। तो 8 प्लान के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, उन्हें टैक्स के अंदर रिडम्पशंस दिए गए, उनके प्रमोशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देश के अंदर बेरोजगारी को कम करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना था, उस समय पे लॉन्च की गई थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजर स्कीम्स हैं उनके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस स्कीम को भी हम उसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों की, टारगेट ग्रोथ यहां पर जो रखी गई थी वो 5.6 थी और हमने जो अचीव करी वो 6.8 करी। तो सोचिए इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी से हमें कितना ज्यादा फायदा हुआ है। आज हमारा जो देश इतना ऊपर है, हमारे देश के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा अगर हो रहा है, एफडीआई हमारा बढ़ रहा है, तो वो इसी इकोनॉमिक पॉलिसी का नतीजा है। आज हमारा देश इकोनॉमिकली जहां स्टैंड करता है, कहीं ना कहीं एलपीजी रिफॉर्म्स उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। यहां पर इसके बाद आता है हमारा 1997 के अंदर 9th 5 ईयर प्लान, जो कि 1997 से 2002 तक चला था। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट मेजर ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9th 5 ईयर प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आपको याद रखना है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए कि इसके अंदर लोगों की जिंदगी को इंप्रूव करने की बात की गई थी, लाइफ की जो क्वालिटी है, जैसे अगर मैं बात करूं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कोई इंसान कितने साल जीता है, उसको इंप्रूव करने की बात की गई थी। लोगों की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मुद्दे थे, उनकी हेल्थ केयर, उनके सैनिटेशन की यहां पर बात की गई थी। नेक्स्ट अगर यहां पर पॉइंट की जाए तो जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई थी, जो कि हम हर 5 ईयर प्लान में करते हैं। इसके बाद रीजनल बैलेंसेस की बात की गई थी। रीजनल बैलेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि किन्हीं भी 2 एरियाज के अंदर इकोनॉमिकली डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, आपकी एक स्टेट का एक एरिया तो ऐसा होगा जो कि बहुत ज्यादा डेवलप होगा, जहां पर सारे मॉल्स होंगे, शॉपिंग सेंटर्स होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, और एक एरिया आपका ऐसा होगा जहां पर कोई भी बेसिक सुविधा भी नहीं होगी, जहां पर कोई मॉल्स नहीं है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, बड़ा ही रूरल सा एरिया हो गया, बहुत ही बेसिक सुविधाएं भी वहां नहीं होगी। तो देखिए इसी को क्या कहा जाता है, रीजनल इंबैलेंस, कि एक ही रीजन के अंदर एक एरिया ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, दूसरा एरिया बहुत कम डेवलप्ड है, इसी को कहा जाता है रीजनल इंबैलेंस। इसको कम करने की बात भी कहां की गई थी, 9th 5 ईयर प्लान के अंदर की गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो सेल्फ रिलायंस की हम बात कर रहे हैं। टारगेटेड ग्रोथ 9th 5 ईयर प्लान के अंदर 6.5 रखी गई, बट एक्चुअली हम जो अचीव कर पाए थे वो केवल 5.4 ही कर पाए थे। चलिए नेक्स्ट प्लान की हम बात कर लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है 10th 5 ईयर प्लान। इस 9th 5 ईयर प्लान के टाइम पर भी हमारे जो पीएम थे वो अटल जी ही थे। 10th 5 ईयर प्लान की मैं बात करूं तो 2002 से 2007 तक हमारा 10th 5 ईयर प्लान है, जिसका निर्देशन भी अटल जी ने ही किया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। चलिए बहुत अच्छी इनकी लाइन है, बहुत मोटिवेटेड लाइन है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ भी हो जाए मैं अपने कर्तव्य पथ पे चल रहा हूं, जो अपने गोल को मैं पाना चाहता हूं उस पथ पे चलते हुए चाहे मुझे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, हार रहा हूं, जीत रहा हूं, कुछ भी होगा, बट मैं डरूंगा नहीं। मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होने वाला हूं, मैं उसी पथ पर हमेशा अग्रसर रहूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। जो कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा, गिव अप कभी करना ही नहीं है। गिव अप तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर। चीजें जो है वो गिव अप तो सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बस गिव अप जो है वो लाइफ के अंदर ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गिव अप जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। चलिए सिंपल सी चीजें आगे हम पढ़ते हैं। 10th 5 ईयर प्लान के टाइम पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। 2002 से 2007 तक ये प्लान बनाया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था मॉनिटरेबल टारगेट्स। इसका बेसिकली मतलब ये था कि जो भी टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं या जिन भी टारगेट्स को हम सेट कर रहे हैं उन टारगेट्स को प्रॉपरली मॉनिटर करना, ये देखना कि क्या सच में वो टारगेट हम अचीव करते जा रहे हैं
और उस टारगेट को अचीव करते समय हमने कहां तक, कितने परसेंट तक उस टारगेट को अचीव कर लिया है, ये चीज इस प्लान के अंदर बताई गई थी। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एम रखा गया था कि पर कैपिटल इनकम का मतलब ये होता है कि देश के अंदर किसी प्रत्येक आदमी की औसत आमदनी, कि एक आदमी देश में कितना पैसा कमाता है, कितना पैसा कमा रहा है। तो ये जो पर कैपिटल इनकम है, इसको 10 साल में डबल करने का यहां पर लक्ष्य रखा गया था, है ना, कि डबल कर दी जाएगी देश के अंदर पर कैपिटल इनकम। ये लक्ष्य भी 10th 5 ईयर प्लान के अंदर रखा गया था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर किया गया था कि स्कूल के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट्स होता है, ड्रॉप आउट रेट आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं, उस ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बात भी यहां पर की गई थी, क्योंकि एजुकेशन देना देश को, इकोनॉमी को बढ़ाने के बराबर ही है। देश के अंदर अगर एजुकेशन कम होगी, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होगा, तो यहां पर देश के अंदर पॉवर्टी बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करने की बात की गई थी। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों, यहां पर टारगेट यहां पर रखा गया था 8.1%, हमने अचीव तकरीबन टारगेट तक कर लिया था 7.7%। देखिए यहां पर ये जो परसेंटेज आ रहे हैं, हो सकता है कि कहीं कहीं आप इन परसेंटेज को वरी करें कि 1 पॉइंट ज्यादा है, 2 पॉइंट्स कम है, ये अप्रॉक्स परसेंटेज होते हैं, ये याद रखिएगा। तो टारगेट कितना था 8.1%, 7.7% की यहां पर बात की गई थी, है ना। इसके अलावा यहां पर शिशु मृत्यु दर को कम करने की बात की गई थी, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने की भी बात की गई थी। सो यहां पर जो 10th प्लान था हमारा, वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद 2007-2012 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी। यहां पर हमारा 11th 5 ईयर प्लान आता है, जो कि 2007 से 2012 तक चलता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स बड़ा सिंपल था और सीधा सीधा था, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यह होता है कि जितने भी समाज के सेक्शंस हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जितने भी सेक्शंस हैं समाज के, उनकी ग्रोथ करना, एक ओवरऑल ग्रोथ करना, इकोनॉमिकली भी ग्रो करना है उनको, सोशली भी ग्रो करना है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है, उनकी गरीबी को भी कम करना है। तो यहां पर बेसिकली रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को टारगेट बनाया गया था। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट तैयार किया था, वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह होता है कि समाज के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना, जैसे कि उनको बैंक से जोड़ लेते हैं आप, उनको इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट मींस फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि आज हमारे यहां पर एक स्कीम चल रही है, जनधन योजना, 1 रुपए के अंदर जिसका अकाउंट या 0 बैलेंस के अंदर अकाउंट खोला जाता है। अब उसके थ्रू क्या किया जा रहा है, समाज के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन्हें बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। तो वो भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की ही स्कीम है कि समाज के सारे सेक्टर्स को फाइनेंशियली कनेक्ट कर लेना, या फाइनेंशियली जितनी भी सुविधाएं दी जाती है बैंकिंग के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, उन सुविधाओं से जोड़ना, उसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। यह बात भी 11th 5 ईयर प्लान के अंदर एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रखी गई थी। इस प्लान को बनाने वाले जो पर्सन थे वो थे श्री रंगराजन जी। तो दैट्स वाई इसे कई बार रंगराजन प्लान भी कहा जाता है। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 11th 5 ईयर प्लान को जिसने फॉर्मुलेट किया था उनका नाम था सी रंगराजन जी। इसके अलावा अगर बात करें तो आधार कार्ड इससे इनोग्रेट किए गए थे। इसी प्लान के अंदर आधार कार्ड, जिसे हम यूडीआई के नाम से जानते हैं, बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। आधार कार्ड कब से आना स्टार्ट हुए हैं, ये हमारे इसी 5 ईयर प्लान के अंदर आना स्टार्ट हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन था देश के अंदर, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें यहां पर, इस चीजों को आपको यहां पर प्रॉपरली याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो टारगेटेड ग्रोथ यहां पर 9% का लक्ष्य रखा गया था, और एक्चुअल ग्रोथ उस समय हमने जो अचीव करी थी वो लगभग हमारी 8% रही थी। तो आपको याद रखना है 11th 5 ईयर प्लान, ईयर याद रखिएगा 2007 से 2012 तक। इसके बाद आता है हमारा अंतिम लास्ट जो 5 ईयर प्लानिंग थी, वो था 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक चला है ना। इस समय की अगर हम बात करें तो कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स यहां पर रखे गए थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेजर टारगेट क्या था। तो यहां पर टारगेट याद रखिएगा, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये हमारे 12th 5 ईयर प्लान का टारगेट रहा था, इसको याद रखिएगा। इस प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें आई, एग्रीकल्चर आउटपुट को डबल करने की, कि जो किसानों की आय है उसे डबल करने की यहां पर बात की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो हाउसिंग फॉर ऑल की बात की गई, सबके लिए घर,
सबके लिए हाउसिंग, उसकी बात की गई। टारगेट सेट किए गए कि कब तक लोगों को घर देना चाहिए, कब तक किसानों की इनकम को डबल किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गरीबी हटाने की बात की गई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अभियान हमने यहां पर लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत अभियान, वो भी इसी प्लान के अंदर ही या 12th 5 ईयर प्लान के अंदर ही लॉन्च किया गया था। तो ये प्लान भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टारगेट ग्रोथ की अगर बात करें तो लगभग 8% की टारगेटेड ग्रोथ की यहां पर बात की गई थी। देखिए हमने 12 5 ईयर प्लान्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन थे उन प्लान्स के अंदर, इसको भी हमने प्रॉपरली जाना है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बड़े सिंपल से हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप कर देंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला, व्हेन वाज द प्लान हॉलिडे डिक्लेयर? प्लान हॉलिडे कब डिक्लेयर किया गया था? 5th 5 ईयर प्लान के बाद, 3rd 5 ईयर प्लान के बाद, 4th 5 ईयर प्लान के बाद या 6th 5 ईयर प्लान के बाद? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, द मेन एम ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान, जो 11th 5 ईयर प्लान था उसका मेन एम क्या था, मेन लक्ष्य क्या था उसका? रिडक्शन ऑफ रीजनल इंबैलेंस, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान इज फॉर्म, यहां पर जो एनुअल प्लान्स बनाए गए थे प्लान हॉलिडे के बाद, उनका पीरियड क्या था? कौन से साल से कौन से साल तक बनाए गए थे? 3 साल के लिए बनाए गए थे। देखिए इसके अंदर आपको इन पॉइंट्स में से उसका आंसर देना है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, द 12th 5 ईयर प्लान वाज एप्लीकेबल टू एंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, कि जो 12वां हमारा 5 ईयर प्लान था, जो अंतिम 5 ईयर प्लान है, वो कहां से कहां तक एप्लीकेबल रहा है, कहां से कहां तक, उसको कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक बनाया गया है। तो याद रखिएगा बड़े सिंपल से क्वेश्चन से बच्चों आज हमने 5 ईयर प्लानिंग को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अभी जो एनुअल प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जो टारगेट सेट किया जा रहा है, 7 ईयर्स का टारगेट है, 10 ईयर्स का टारगेट है, ये हमारा नीति आयोग अब सेट कर रहा है। अब 5 ईयर प्लानिंग को हम कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं, अब हम एनुअल ग्रोथ के बारे में ज्यादा बात करते हैं। हमने एक एजेंडा सेट कर लिया है, उस गोल की हम बात करते हैं। जो बिग मॉडल होता है, स्मॉल मॉडल की बात की जा रही है यहां पर। तो इस तरीके से प्लानिंग देश के अंदर चल रही है। आई होप बच्चों प्लानिंग ऑफ इंडिया और 5 ईयर प्लान्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर एनडीए के एग्जाम के लिए और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।